Hello students, now in today's ICM lecture we are going to study about the unit 4 troubleshooting. So आज के लेक्चर में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रबल शूटिंग का. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है. अगर हम उसको कंटिन्यूस मेंटेन करते हैं तो भी उसमें फॉल्ट ना होने की पॉसिबिलिटी 100% नहीं है. ओके, आप कितना भी उसको मेंटेनेंस दो तो भी उसमें फॉल्ट होते रहते हैं. तो ये जो फॉल्ट होते हैं वो उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, अगर फॉल्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएँ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है कि जिसका हमें डिज़ाइन करना होता है, ओके, उसके जो कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं और उसके बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है. अगर उसको उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जाता तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. तो इसके लिए मोस्टली 4 मेन क्वांटिटी रहती है जिसको हम काउंट करते हैं. जो फर्स्ट वन है वो है स्पीड, सेकंड वन है वोल्टेज, थर्ड वन है करंट एंड फोर्थ वन है टेम्परेचर. सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो जो स्पीड रहती है वो कैसे रहती है. तो जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड पे ही होनी चाहिए. अगर रेटेड स्पीड से अगर मशीन की स्पीड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रोटेटिंग पार्ट रहते हैं उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, और अगर वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो भी रोटेटिंग पार्ट है वो डैमेज हो सकते हैं. इसके अलावा भी मोटर होती है जो सपोज तो वो ज़्यादा करंट खींचते हैं और इसके लिए भी डैमेज हो सकता है. तो इसकी वजह से जो मशीन है उसको रेटेड स्पीड पे ही हम रन करवा सकते हैं. अगर स्पीड बढ़ रही है तो एज़ पर IS स्टैंडर्ड ±10% जितनी स्पीड पे वो चला सकते हैं. सेकंड वन है वोल्टेज. तो वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए भी एक फिक्स्ड वोल्टेज होते हैं जिसके ऊपर मशीन ऑपरेट होता है और उसी वोल्टेज के लिए उसको डिज़ाइन किया गया होता है. अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हम देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसुलेशन है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा इतना वोल्टेज, और इसकी वजह से इंसुलेशन होता है वो डैमेज होता है. और अगर इंसुलेशन डैमेज होता है तो इसकी वजह से दूसरे टाइप के फॉल्ट होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो इसके लिए भी उसको रेटेड वोल्टेज पे ही रन करवाया जाता है. मोस्टली अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल जो मोटर रहती है उसमें अगर अंडर वोल्टेज पे मोटर रन करती है तो इट इज़ वेरी डेंजरस और हार्मफुल टू दैट पर्टिकुलर मशीन. नेक्स्ट वन है करंट. तो जब अगर नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो हम देखते हैं कि जो करंट होता है उसकी जो रेटेड करंट होता है हम उसी पे मशीन को रन करवा सकते हैं. अगर रेटेड करंट से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इसकी वजह से करंट के फ्लो ज़्यादा होगा, करंट फ्लो का ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमने ऐसे तो कूलिंग की अरेंजमेंट की गई होती है, बट अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि अगर हीटिंग का जो रेट रहता है वो कूलिंग के रेट से अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा. तो इसकी वजह से जो वाइंडिंग रहते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है या तो अर्थ फॉल्ट हो सकता है. तो ये सब चीज़ ना हो इसलिए मशीन को करंट रेटेड करंट पे ऑपरेट करना चाहिए. अब है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अगर देखने जाए तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब रन होता है तो टेम्परेचर तो उसका बढ़ता ही है. ओके, थोड़ी बहुत तो हीट प्रोड्यूस होती ही है, बट इसके लिए कूलिंग की अरेंजमेंट भी मशीन में की गई होती है. तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो मशीन होता है उसकी जो टेम्परेचर लिमिट है वो फिक्स की गई होती है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए नहीं, और जो मशीन का जो वाइंडिंग रहता है वो फिक्स्ड जो टेम्परेचर होता है उससे ऊपर ना जाए उतने तक ही उसको ऑपरेट किया जाता है. और उतना ही मीन्स जो फिक्स्ड वैल्यू जो दी हुई होती है उतने में ही
जो टेम्परेचर है उतना ही इंसुलेशन जो होता है वो उतना टेम्परेचर ही विथस्टैंड कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो सकता है और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या तो अर्थ फॉल्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो भी कुछ स्पेसिफाइड जो लिमिट रहती है उसके अंदर ही मशीन ऑपरेट हो, ये ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फॉल्ट होते हैं तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, तो हम कौन कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो फॉल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्यूज़ में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जो फ्यूज़ का जो करंट लिमिट होता है वो फिक्स रहता है। इससे ज़्यादा अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो ब्लो हो जाता है। तो अगर फर्स्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस हम देखने जाए तो वो है फ्यूज़। सेकंड है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। और लास्ट वन टेम्परेचर लिमिट, तो टेम्परेचर लिमिट भी दी जाती है। नाउ द कॉजेज ऑफ द फॉल्ट। कौन कौन से रीज़न है कि जिसकी वजह से फॉल्ट हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट होने के रीज़न हैं। अगर उसमें हम देखने जाए, अगर एक्सटर्नल रीज़न हम कंसिडर कर रहे हैं, सो एक्सटर्नल फॉल्ट है तो एक्सटर्नल रीज़न फॉर फॉल्ट। बाद में आएंगे इंटरनल रीजंस। तो अगर हम एक्सटर्नल रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक तो ओवर वोल्टेज है, वो एक्सटर्नल कॉज है कि जिसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है, यानी कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोडिंग। बाद में अगर सप्लाई होता है वो अगर इंटरप्ट होता है तो उसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकता है, यानी कि इंटरप्शन इन सप्लाई। दूसरा, अगर हम एक्सटर्नल रीज़न देखने जाए तो जो अगर स्टार्टिंग या जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फॉल्ट हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टार्टिंग और कंट्रोलिंग equipment. These are the reasons that are responsible for the cause, but these are the external reasons. So अगर ओवर वोल्टेज जो होता है, अगर ओवर वोल्टेज में आप बोल सकते हैं कि जो उसके रेटेड वोल्टेज है उससे अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है और कंटिन्यूस वो बढ़ती रहेगी ज़्यादा टाइम तक, अगर इक्विपमेंट इसके ऊपर रन करता है तो क्या होगा, इंसुलेशन पंक्चर हो सकता है और उसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि अंडर वोल्टेज, तो अंडर वोल्टेज क्या होगा कि जो रेटेड वोल्टेज है उससे वोल्टेज मशीन को कम मिलता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विपमेंट है वो ठीक से ऑपरेट होता नहीं है
और जो मोटर है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ खींचती है, वो ट्राई करती है कि उसका जो करंट है, जो रेटेड वोल्टेज है, इतना उसको मिले। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर फॉल्ट। नेक्स्ट हमने लिखा है कि ओवरलोडिंग। अगर कोई भी इक्विपमेंट हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल में तो उसको कुछ लोड पे तो हम रन करवा सकते हैं, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओवरलोड कंडीशन होती है तो वो उसको विथस्टैंड कर सकता है। बट अगर कंटिन्यूस वही लोड पे वो कंटिन्यूस रन होता रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो जो वाइंडिंग है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है और इसकी वजह से बाद में इक्विपमेंट को नुकसान होता है। नेक्स्ट वन है इंटरप्शन इन दी सप्लाई। सो इंटरप्शन इन दी सप्लाई यानी क्या कि कंटिन्यूस उसको सप्लाई मिलता नहीं है मशीन को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाद में सप्लाई मिलता है बंद हो जाए, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिलेगा तो जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो काम करना बंद कर देता है। सो दिस आर दी एक्सटर्नल रीज़न फॉर बिकमिंग द फॉल्ट। मीन्स फॉल्ट होने के लिए ये जो है वो एक्सटर्नल रीज़न है। अगर नेक्स्ट हम देखने जाए तो वो है इंटरनल रीज़न, कि ऐसे कौन कौन से इंटरनल रीज़न हैं कि जिसकी वजह से फॉल्ट हो सकते हैं। तो इंटरनल रीज़न में अगर देखने जाए तो एक तो इम्प्रॉपर, अगर बैरिंग इम्प्रॉपर हो तो इसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकते हैं। अगर ब्रश होल्डर, अगर मशीन में हम देखने जाए तो बैरिंग है, ब्रश है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर कोर है, शाफ्ट है, ये जो है वो मेन पार्ट है मशीन के। ओके, अब ये जो मेन पार्ट्स है अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये जो मेन पार्ट्स है उसको अगर हम मैकेनिकल इंटरनल रीजंस में हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो इंटरनल रीजंस में हम टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आएगा मैकेनिकल रीजन, नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिकल रीजन एंड लास्ट वन आएंगे मैग्नेटिक रीजन। जो मैकेनिकल रीजन है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, तो एक तो मेन पार्ट है बैरिंग। तो अगर बैरिंग अगर इम्प्रॉपर होगी तो इसकी वजह से फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमने देखा कि जो ब्रश है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर ब्रश होल्डर है वो अगर टूटा हुआ होगा तो उसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट मेन पार्ट है कम्यूटेटर। सो अगर कम्यूटेटर का कनेक्शन लूज होता है यानी कि लूज कम्यूटेटर बार, तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आर्मेचर कोर। अगर आर्मेचर कोर है अगर वो लूज हो जाता है तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट वन है शाफ्ट, यानी कि अगर शाफ्ट बेंड हुआ हो तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस है। सो दीज आर द मैकेनिकल रीजंस फॉर बिकमिंग ए फॉल्ट। यानी कि अगर फॉल्ट होने के इंटरनल रीजंस में हम जो मेन पार्ट्स है उसके हिसाब से देखने जाए तो दीज आर द मैकेनिकल रीजंस कि जिसकी वजह से फॉल्ट होने के चांसेस हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द GTU कंसर्न ऑल्सो। GTU में भी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन इंटरनल कॉजेज फॉर फॉल्ट। सो इन दैट मैकेनिकल रीजंस, इन दैट इम्प्रॉपर बैरिंग, तो बैरिंग अगर ठीक से ना लगी हुई हो तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैरिंग इम्प्रॉपर होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, या तो कोई बार क्या होता है कि बैरिंग जाम हो जाती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मशीन की जो स्पीड रहती है यानी कि उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी।
और स्पीड रिड्यूस होगी, इसके अलावा भी जो लोड है वो मशीन पे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। मीन्स कि अगर बेयरिंग इम्प्रॉपर होगी तो फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बार बेयरिंग इतने जाम हो जाते हैं कि शाफ्ट है वो भी बैंड होकर टूट सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है ब्रोकन ब्रश होल्डर, कि अगर मशीन में ब्रश का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डीसी मोटर है, जनरेटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, कम्यूटेटर मोटर है, तो इसमें कोई बार क्या होता है कि जो ब्रश होल्डर होता है वो टूट जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्रश है वो भी रहेगा नहीं, या क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे, या तो जो ब्रश है वो क्या होगा कि सिर्फ वार पे ऐसे टंगा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मशीन है उसको घूमने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोई बार, और इसकी वजह से स्पार्क भी हो सकती है। ओके, तो ये ब्रोकन ब्रश होल्डर इज द रीज़न फॉर फॉल्ट। नेक्स्ट वन है लूज कम्यूटेटर बार। तो डीसी मशीन में मोस्टली हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई बार क्या हो गया कि अगर कंटिन्यूस मोटर है वो घूमती रहती है तो जो कम्यूटेटर बार है वो कोई बार लूज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन है लूजनिंग ऑफ द आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर कैसे लूज़ हो सकता है, तो हमने आज तक मशीन में देखा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई भी मशीन होगा, कोई भी इक्विपमेंट है, उसको हम लैमिनेटेड रखते हैं। ओके, लैमिनेशंस कैसे होते हैं कि पतले लैमिनेशंस होते हैं, बाद में दे आर स्टैक टुगेदर, उन सबको ज्वाइन करके बाद में मशीन की पूरी बॉडी बनाई जाती है। स्पेशली आर्मेचर कोर लैमिनेटेड होती ही है। ओके, तो कोई बार क्या होगा कि अगर कुछ लंबे टाइम तक अगर उसको यूज़ किया जाता है कंटिन्यूसली, तो जो कोर होती है मीन्स पॉसिबिलिटी रहती है कि जो लैमिनेशंस है वो ओपन होने लगते हैं धीरे धीरे, यानी कि लूजनिंग ऑफ आर्मेचर कोर है वो लूज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकता है। एंड लास्ट वन है बैंड शाफ्ट। तो बैंड शाफ्ट यानी क्या होगा कि अगर मेंटेनेंस के टाइम पे मशीन को अगर हम ओपन करते हैं, बंद करते हैं, ओके, तो अगर उस टाइम अगर शाफ्ट बेंट हो जाता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल कॉजेस। तो अब इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंटरनल फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिकल में हम देखने जाए तो जो मेन पॉइंट है वो है एक तो इंसुलेशन, उसके बाद वाइंडिंग, उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स, जो वायर्स से हम कनेक्ट करते हैं वो, कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर का काम क्या रहता है, वो करंट को कलेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इसको भी हम इलेक्ट्रिकल के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वन है ब्रश। ब्रश का भी काम क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट को कलेक्ट करना, तो इसकी वजह से हम ब्रश को भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंसिडर करेंगे। और कनेक्शंस, तब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसुलेशन। तो सबसे पहले इंसुलेशन कैसे अफेक्ट करता है, तो इंसुलेशन जो रहता है वो पंक्चर्ड अगर होता है तो इसकी वजह से फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली ओवर वोल्टेज की वजह से इंसुलेशन पंक्चर होता है, और अगर इंसुलेशन पंक्चर होता है तो उसकी वजह से अर्थ फूट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रीज़न है वो है पंक्चर्ड इंसुलेशन। ओके, अगर इंसुलेशन पंक्चर होगा तो अर्थ फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड वन है वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होती है तो उसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होती है, शॉर्ट सर्किट इन वाइंडिंग। ओके, तो अगर कुछ लंबे टाइम के लिए अगर वाइंडिंग को यूज़ किया जाता है, अगर इसकी केयर नहीं की जाती तो ओवरलोड या तो ओवर वोल्टेज की वजह से वाइंडिंग है वो पंक्चर हो सकते हैं, और अगर वाइंडिंग पंक्चर होते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स कैसे अफेक्ट करेंगे कि अगर कॉन्टैक्ट्स है वो अगर लूज़ होंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बार क्या होगा कि वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जो इक्विपमेंट रहते हैं उसके जो सप्लाई के साथ जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से स्पार्क होती है, और स्पार्क होने की वजह से धीरे 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 क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स है
वो उसका जो इंस्यूलेशन है वो जल जाता है और लूज कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं और फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है कम्यूटेटर। तब कम्यूटेटर है वो कैसे इफेक्ट करता है, तो अगर कम्यूटेटर डैमेज्ड कम्यूटेटर अगर सर्विस में हो तो भी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। अब कम्यूटेटर है वो डैमेज कैसे हो सकता है, तो जो ब्रश है उसकी वजह से कम्यूटेटर रहता है उसके ऊपर खड्डे हो जाते हैं। लाइक ऐसे तो नहीं होते खड्डे, बट बोलते हैं ना कि वो फ्रिक्शन कंटिन्यूस लगता रहता है। इसके अलावा भी ब्रश पे हमने देखा है कि कम्यूटेशन होता है, तो कम्यूटेशन की वजह से स्पार्किंग होती रहती है ब्रश पे, और इसकी वजह से भी कम्यूटेटर को वो अफेक्ट करता है। कुछ बार जो ब्रश रहता है उसकी जो माइका होता है वो भी ऐसे लूज कंडीशन में आ जाता है और इसकी वजह से भी वो इफेक्ट कर सकता है। यानी कि ये सब जो रीज़न है इसकी वजह से जो कम्यूटेटर है वो डैमेज्ड होता है, और कम्यूटेटर डैमेज्ड हो तो वो फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रश। तो ब्रश कैसे अफेक्ट करता है, तो अगर ब्रश जो है उसके हमने सेटिंग्स अगर गलत लगाए हों तो उसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि कम्यूटेटर पे जो ब्रश लगता है वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे ही सेट किया होना चाहिए। अगर न्यूट्रल एक्सिस पे वो नहीं होगा तो जो ब्रश रहता है और जो कम्यूटेटर रहता है दोनों के बीच में स्पार्किंग होता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यानी कि ब्रश कैसे अफेक्ट करेगा, यानी कि रॉन्ग सेटिंग ऑफ द ब्रश। तो रॉन्ग सेटिंग यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही होना चाहिए। एंड लास्ट वन है कनेक्शंस। सो कौन से, तो रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अगर कनेक्शंस है वो हमने गलत लगा दिए तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर 3 फेज सप्लाई है उस पर अगर 2 फेस है अगर वो एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्या होगा, फेज सीक्वेंस उसकी चेंज हो जाएगी, और इसकी वजह से अगर मोटर को हमने गलत फेज सीक्वेंस पे स्टार्ट किया तो जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल रीजन्स फॉर द इंटरनल फॉल्ट। लास्ट वन है मैग्नेटिक फॉल्ट। सो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखने जाए तो उसमें स्टैम्पिंग्स ऑफ द आर्मेचर को, लूज फास्टनिंग ऑफ पोल टू द फ्रेम और योक, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप रहती है वो भी उसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, यानी कि वो भी अफेक्ट करता है फॉल्ट के लिए। और पोल्स का अगर अलाइनमेंट ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी उसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इसकी वजह से भी फॉल्ट हो सकते हैं। तो अगर उसके हम मैग्नेटिक रीजन्स अगर देखने जाए तो उसमें फर्स्ट आएगा शॉर्ट सर्किट ऑफ द स्टैम्पिंग्स ऑफ द आर्मेचर कोर, सेकंड रीजन है लूज फास्टनिंग ऑफ पोल टू द फ्रेम और कोर, थर्ड रीजन है एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, एंड लास्ट वन है मिसअलाइनमेंट ऑफ पोल्स। सो दीज आर द मैग्नेटिक रीजन। सो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि स्टैम्पिंग। तो स्टैम्पिंग्स क्या रहता है कि जो आर्मेचर हमने देखा कि लैमिनेटेड बॉडी रहती है, ओके तो जो लैमिनेशंस हम प्रोवाइड करते हैं तो जो लैमिनेशंस होता है वो भी एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है। तो कोई बार क्या होगा कि जो लैमिनेशंस है उसके बीच में जो इंसुलेशन होते हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं।
अगर लेमिनेशंस का इंसुलेशन अगर ख़राब होता है तो शॉर्ट सर्किट होती है। अगर लेमिनेशंस में शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होगा, जो आयरन लॉस है वो इंक्रीज होगी और इसकी वजह से जो कोर है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो गर्म हो जाने लगी। सेम में दूसरा है कि लूज फास्टनिंग ऑफ पोल टू द फ्रेम और योग। तो जो फ्रेम के साथ हमने देखा था कंस्ट्रक्शन, कोई भी मशीन में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो पोल होते हैं वो डायरेक्ट फ्रेम के साथ हम फिट करते हैं। अगर फ्रेम के साथ जो पोल को हम कनेक्ट करते हैं, अगर वो कनेक्शन अगर लूज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो रिलक्टेंस है यानी कि एयर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और रिलक्टेंस अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होता है। इसके अलावा भी अगर एयर गैप चेंज होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक पोल है वो इंक्रीज या तो डिक्रीज होता रहता है, तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो एयर गैप जो रहती है वो कंटिन्यूस, एयर गैप की जो लेंथ रहती है वो सेम रहनी चाहिए, यानी कि कहीं पे एयर गैप ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस एयर गैप की जो लेंथ होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर बेयरिंग ख़राब होती है या तो कोई बार क्या होता है शाफ्ट अगर बैंड हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर गैप है वो कंटिन्यूस, उसकी लेंथ सेम नहीं रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कोर होगा उसके ऊपर जो मैग्नेटिक पुल रहता है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट वन है मिस अलाइनमेंट ऑफ द पोल्स। तो पोल है, सामने जो पोल रहते हैं वो एक ही लाइन में रहने चाहिए, और जो उसका फ्रेम के साथ उसका जो कनेक्शन है वो टाइट होना चाहिए। अगर फ्रेम के साथ उसका कनेक्शन टाइट नहीं होगा तो इसकी वजह से भी फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द फॉल्ट।